नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मई का महीना और आग का तांडव। बरेली में तबाही की चिंगारी ऐसी भड़की कि न सिर्फ फैक्ट्री जलकर खाक हो गई बल्कि 4 जिंदगियां भी आग में जल गई। यह आग एक फोम फैक्ट्री में लगी और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग का गोला बन गई। धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। रात भर आग बुझाने का काम चला और सुबह राख के ढेर से 4 शव बरामद किए गए। चिंगारी बनी शोला, फैक्ट्री बनी आग का गोला। मौत की आग में जल गई 4 जिंदगी। आसमान में उठती आग की ऊंची ऊंची लपटें, धू-धू कर जलती फैक्ट्री। आसमान में छाया काला धुआं, हर ओर मची चीख पुकार की भगदड़। अग्निकांड की ये तस्वीरें बरेली की हैं, जहां चिंगारी ऐसी भड़की कि पूरी फैक्ट्री आग का गोला बन गई। घटना बरेली की थाना परिषद इलाके की है। यहां मौजूद एक फोम फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग की खबर जैसे ही फैली, फैक्ट्री के अंदर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। इसी बीच आग की खबर फायर ब्रिगेड को दी गई। दर्जनों गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गईं, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि हालत संभलने के बजाय बिगड़ते चली गई। आग बुझाते बुझाते दिन से रात हो गई और फिर सुबह। दूसरे दिन के भोर में जब आग की चिंगारी बुझी, नफा नुकसान की गिनती शुरू हुई तो 4 लाशें देखकर हर कोई सन्न रह गया। यानी जहां सबको लग रहा था कि अब फैक्ट्री में कोई नहीं है, सब बाहर निकल गए हैं, तब 4 मजदूर आग की लपटों से जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे थे। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में आग एक धमाके से लगी, जिसके बाद पूरी फोम फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। आग से न सिर्फ करोड़ों का माल खाक हो गया, बल्कि 4 जिंदगियां भी आग की चपेट में आकर खत्म हो गई। आग से जलकर मरने वालों में 2 लोगों की पहचान तो कर ली गई है, लेकिन 2 लाशों की पहचान अब तक नहीं हो पाई। वहीं 6 मजदूर आग से झुलसकर घायल भी हो गए हैं। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें फोम के गद्दे तैयार किए जाते थे, यानी ऐसा मटेरियल जो बारूद से भी तेज आग पकड़ता है। यही वजह रही कि एक चिंगारी ने शोलों का रूप अख्तियार कर लिया और आग ऐसी भड़की कि उस पर काबू भी नहीं पाया जा सका। फिलहाल मौके से मलबा हटाने का काम चल रहा है और आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं माफिया मुख्तार की, जिसने जज से आम के लिए खास फरियाद की है। जेल में अकेला पड़ा माफिया मुख्तार का यह रूप भी सामने आया, जिसमें वो केले की डिमांड कर रहा है। दरअसल मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर और एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी की कोर्ट में पेशी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी के दौरान मुख्तार ने जज से एक खास गुजारिश कर डाली। जज साहब, मेरे वकील से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे आम और केले खाने का मन कर रहा है। वकील साहब, आना तो आम और केला जरूर लेकर आना। माफिया पड़ा अकेला, जेल में मुख्तार मांगे केला। आम खाने को बेताब हुआ बाहुबली। जज साहब, मुझे दशहरी खाना है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है। सच ये है कि अपनी काली कमाई से ऐश करने वाला माफिया अब मुफलिसी को महसूस कर रहा है। डॉन अब केले और आम के लिए तरस रहा है। उसे फल चाहिए, केले चाहिए, लखनऊ के लजीज आम चाहिए। गैंगस्टर के अलग अलग मुकदमों में बाहुबली मुख्तार अंसारी की बाराबंकी में वर्चुअल पेशी हुई। इस दौरान वो लखनऊ के लजीज आम और केले खाने को बेचैन दिखा। जेल में फल नहीं मिलने पर बाहुबली मुख्तार कोर्ट के आगे गिड़गिड़ाया, बोला, जज साहब फल उपलब्ध करवा दीजिए।
वकील साहब जब बांदा जेल में मिलने आइए तो केला और लखनऊ के आम लेते आइए। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर और एम्बुलेंस मामले में बुधवार को मुख्तार की तारीख लगी थी। इसी तारीख पर वर्चुअल पेशी के दौरान मुख्तार ने आम के लिए ये खास गुहार लगाई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी बांदा जेल की सलाखों के पीछे परेशान है। डॉन की बेताबी की वजह है लखनऊ के लजीज आम, जिसे खाने के लिए वो बेताब है। मुख्तार आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाराबंकी अपर सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव के सामने अपने वकील से बात करने के लिए गिड़गिड़ाया और इसके बाद जेल में फल, केला और लखनऊ के आम खाने की फरियाद लगाई। दरअसल गैंगस्टर और एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी की अदालत में मुख्तार के खिलाफ केस चल रहा है। इसी मामले की पेशी के दौरान मुख्तार ने ये डिमांड रखी। वहीं मुख्तार के वकील का कहना है कि जेल में फल मुहैया कराए जाने चाहिए। न्यायिक अभिरक्षा में मुख्तार अंसारी साहब 16-17 साल से है और न्यायिक अभिरक्षा में हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा और उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी है। उनकी एक उम्र है, उम्र के हिसाब से उनको दवाएं, हर चीज और फल फूल हर चीज सरकार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी साहब अपराधी नहीं है बल्कि राजनीतिक बंदी है। वहीं मुख्तार ने कोर्ट में अपने वकील रणधीर सिंह सुमन के जरिए 197 आरपीसी के तहत एक और अर्जी दी है। इसमें लिखा है कि 2021-22 में वो विधायक था। लोक सेवक होने के नाते बिना राज्य सरकार की अनुमति लिए कोई भी मुकदमा उस पर नहीं लिखा जा सकता है। इस वाद में भी राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली गई। कोर्ट में मुख्तार अंसारी के बांदा जिले से आए वकील नसीम हैदर भी मौजूद थे। विधायक लोक सेवक की परिभाषा में आता है और लोक सेवक के ऊपर कोई भी विवाद चलाने से पहले राज्य सरकार की अनुमति 197 सीआरपीसी के तहत आवश्यक है। लेकिन मुख्तार अंसारी के खिलाफ किसी भी मुकदमे में राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी मुकदमे चलाए जा रहे हैं, जो गलत है। माफिया मुख्तार फिलहाल बांदा की जेल में बंद है। उसे गैंगस्टर एक्ट के 2 मामलों में 10-10 साल की सजा हो चुकी है, जबकि कई मामलों में ट्रायल चल रहा है। लेकिन जिस बात की सबसे अधिक चर्चा हो रही है वो है माफिया मुख्तार की हालत। कभी दूसरों की जिंदगी और मौत मुकर्रर करने वाला माफिया बेबस, लाचार और दुखी नजर आया। आज मुख्तार केले और आम के लिए तरस रहा है, जबकि कभी इसी मुख्तार ने जेल में अपने लिए तालाब खुदवा लिया था जिसमें वो मछलियां पकड़ा करता था। आज वक्त बदला है और हालात बदले हैं। अब माफिया को उसके गुनाहों की सजा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ जेल में बैठा माफिया आम और केला खाने की फरमाइश कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी बेनामी संपत्तियों पर लगातार एक्शन जारी रहा। आयकर विभाग ने आज मुख्तार के खिलाफ क्या कार्रवाई की वो भी आप देख लीजिए। मुख्तार की बेनामी संपत्तियां जब्त की गई हैं। आईटी विभाग ने जब्त की हैं बेनामी संपत्तियां। गाजीपुर में 2 जमीनों को भी जब्त किया गया है। 0.11 हेक्टेयर और 0.254 हेक्टेयर जमीन सीज की गई है। गैंग के सदस्य गणेश मिश्रा के नाम थी संपत्ति। और अब बात कर रहे हैं माफिया अतीक एंड कंपनी की। अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अली और उमर जेल में बंद हैं। वहीं अब माफिया के नाबालिग बेटे भी जांच के दायरे में आ गए हैं। बाल सुधार गृह में बंद एजम को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि एजम संभालता था अतीक के काले कारनामों के हिसाब किताब को। देखिए हमारी रिपोर्ट। अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने किया है सनसनीखेज खुलासा। ऐसा खुलासा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। खान सौलत हनीफ ने पुलिस को बताया कि अतीक के आतंकी साम्राज्य में उसका नाबालिग बेटा अजहम भी शामिल था। अजहम प्रयागराज के बाल सुधार गृह में बंद है। खान सौलत हनीफ के मुताबिक
अजहम अतीक के लेन देन का हिसाब रखता था। किससे कितनी वसूली की गई, किसे कितना पैसा दिया गया, किस धंधे में कितना पैसा लगाया गया, हर बात की जानकारी अजहम रखता था। ये खुलासा होने के बाद अब पुलिस वकील के बयान के सहारे नाबालिग बेटे पर भी कानूनी शिकंजा कस सकती है। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद सारा कारोबार शाइस्ता ने संभाल लिया था। शाइस्ता अपने बेटे असद के साथ मिलकर पूरे नेटवर्क को चला रही थी। असद सारे शूटर्स के साथ संपर्क में था। शाइस्ता भी गुड्डू समेत सभी शूटर्स को ऑर्डर दिया करती थी, लेकिन इनके साथ ही नाबालिग अजहम भी शामिल था। वो काली कमाई के लेन देन में शाइस्ता परवीन के साथ चौथे नंबर का नाबालिग बेटा भी मदद करता था। धूमनगंज पुलिस ने खान सौलत हनीफ को दोबारा कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दी थी। इसके लिए बुधवार को उसकी कोर्ट में पेशी हुई, जहां पुलिस ने 3 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने बुधवार दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक 4 घंटे की रिमांड मंजूर की। रिमांड मिलते ही पुलिस उसे धूमनगंज थाने ले गई और पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि सौलत ने बताया कि अतीक के काले कारोबार में उसके 5 बेटे में से सबसे छोटे बेटे को छोड़कर बाकी सभी शामिल थे। बड़ा बेटा उमर और दूसरे नंबर का अली जेल में है। तीसरे नंबर का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। बाकी दोनों छोटे बेटे बाल सुधार गृह में हैं। उमर और अली के जेल जाने के बाद असद ने लेन देन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और अवैध वसूली का धंधा खुद करने लगा था। रुपयों के लेन देन में नाबालिग बेटा अजहम भी पूरी दिलचस्पी लेता था। सौलत ने कुछ स्क्रीनशॉट भी पुलिस को दिखाए हैं, जिनसे शाइस्ता और अजहम के बीच लेन देन के रुपयों की चर्चा के बारे में पता चलता है। अतीक का गैंग दिल्ली, मुंबई, गुजरात से वसूली करवाता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सौलत ने ये भी बताया कि वो अतीक के बताए गए ठिकानों पर जाकर अलग अलग लोगों से रुपये लाकर शाइस्ता तक पहुंचाता था। 10 लाख से ज्यादा की रकम होने पर शाइस्ता सौलत को ही भेजती थी। अतीक साबरमती जेल से ही वसूली का धंधा चला रहा था। अतीक ने फोन करके यूपी ही नहीं, दिल्ली, मुंबई और गुजरात के व्यापारियों और प्रॉपर्टी डीलरों से भी बड़ी रकम उठाई थी। किस कारोबारी से कितना पैसा लिया गया और उसे कहां लगाया गया, हिवाल के जरिए पैसे किसे पहुंचाने हैं, इन सब का हिसाब रखने में अतीक का बेटा अजहम बड़ा रोल अदा कर रहा था। शाइस्ता बेटे अजहम पर पूरा विश्वास करती थी। अजहम लेन देन का हिसाब किताब रखने में माहिर था। वो हर बात नोट किया करता था और पैसों के मामले में कोई उसकी बात नहीं काटता था। अजहम के बारे में ये सब खुलासे होने के बाद अब पुलिस उससे पूछताछ भी कर सकती है। पुलिस को शक है कि अजहम अतीक के अवैध वसूली के नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ जानता है और कई बड़े खुलासे कर सकता है। गुजरात, यूपी, दिल्ली में कौन कौन अतीक के नेटवर्क में शामिल था, इस बारे में भी अजहम बहुत कुछ बता सकता है। ऐसे में अब पुलिस की निगाहें अजहम पर टिक गई हैं। देखना ये है कि अजहम से कब पूछताछ होती है। और पूछताछ में खान सौलत हनीफ ने कई राज उगले हैं। सबसे बड़ी बात तो उसने यही कबूली है कि अतीक अहमद का पूरा परिवार जहां उसके अवैध कारोबार में शामिल था, वहीं अतीक अहमद का जो नाबालिग बेटा है एहजम चौथे नंबर का, वह भी इसमें रुपयों के लेन देन में शामिल था। इस बड़े खुलासे के बाद अब ये माना जा रहा है कि पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां एहजम को भी पूछताछ के दायरे में लाएंगी और उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी। दरअसल जिस तरह का कबूलनामा खान सौलत हनीफ ने किया है, उसने ये बताया है कि माफिया अतीक अहमद के जेल जाने के बाद वह रुपए प्रॉपर्टी डीलरों से, बिल्डर से, जगह जगह से ले आता था, वो शाइस्ता परवीन को देता था। इसके अलावा असद ने पूरे गैंग की कमान संभाल रखी थी, असद को दिया जाता था। लेकिन इसमें दिलचस्पी नाबालिग बेटा जो चौथे नंबर का है एहजम, वो भी शामिल था और उसी ने ही
आईफोन की आईडी क्रिएट की थी और उसके कोडवर्ड भी बनाए थे। तो इसलिए अब इस कबूलनामे और इस खुलासे के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और पुलिस अब इस मामले में माफिया अतीक अहमद के चौथे नंबर के नाबालिग बेटे एजम से भी पूछताछ करेगी। यानी अब माफिया की फैमिली में सिर्फ एक 5वें नंबर का बेटा अबान ही बचा है, जो कि उमेश पाल शूटआउट केस में नामित नहीं हो रहा है या उससे कहीं न कहीं उसकी संलिप्तता नजर नहीं आ रही है। बाकी पूरा परिवार अब, भले ही अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो गई हो, लेकिन करीब करीब पूरा परिवार अब उमेश पाल शूटआउट केस के चपेट में आ चुका है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।